नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे। तैयारी का काम आप सबका सुचारू रूप से चल रहा है, ये मुझे बिल्कुल मालूम चल चुका है, क्योंकि जी देखा है मैंने आपकी लगन, देखा है मैंने आपका कमिटमेंट आपकी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि जोरदार तरीके से आप क्लासों को देख रहे हो। ऐसी ही सीरीज को और मस्त शानदार जोरदार बनाने के लिए आज फिर से हाजिर हूँ एक छोटे से लेकिन बहुत मज़ेदार टॉपिक को लेकर। मैं कहूँगा ये टॉपिक आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप इतना कुछ बोल रहे हो। तो भी देखो, टॉपिक तो रहेगा आपका अधिगम के प्रतिफल। अधिगम के प्रतिफल टॉपिक रहने वाला है, और मैं समझता हूं कि आपके लिए फिर दोबारा से ये जोरदार वाला टॉपिक साबित होने वाला है, क्योंकि आप भी चाह रहे होंगे सर कि ऐसे टॉपिक आते रहे। आप डायरेक्टली भी इसको कह सकते हो, और इसको नाम दिया था आपने आउटकम्स ऑफ लर्निंग। ये मित्रों एक टॉपिक और था आपका, जिसके बारे में आपने चर्चाएं की थी मेरे से कि सर ऐसे टॉपिकों को लगातार लेकर आते रहिएगा। तो देखिए भाई, आज फिर दोबारा हम एक छोटा सा प्रयास करने वाले हैं, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से। और ये छोटे छोटे प्रयास आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा तब्दीलियां लेकर आएगा आप सभी के हमारे जीवन में। तो आज हम किस तरह से इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो कई मेरे मित्र होते हैं जिनको कन्फ्यूजन रहती है, सर पता नहीं ये है क्या, आखिर ये आउटकम ऑफ लर्निंग क्या है मित्र। तो सबसे पहले आप कहिएगा कि यदि कोई पूछे आपसे कि भाई ये क्या है ये, तो हमने सबसे पहले जवाब दिया है, कहते साहब यह है एक क्षमता कह दीजिएगा, और क्षमता के साथ साथ आपने कह दीजिएगा दक्षता कह दीजिएगा, और दक्षता कह दीजिएगा साहब कौशल संबंधी। ये आपने कहा है कौशल मापन कह दीजिएगा संबंधी एक दस्तावेज है मित्र, संबंधी दस्तावेज है। ये आपने एक आंसर दिया है। अब इसको बहुत प्यार से आप हम देखेंगे समझेंगे, आप चिंता मत करिएगा, बस थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धैर्य आप धारण करके रखिएगा, देखते कितने मजे से इसको समझते हैं। अब आपने अगला जवाब दिया सब क्या है, तो आपका दूसरा जवाब है साहब इसे, और आपने नाम दिया है साहब NCERT, हमने यहां पर मेंशन किया है NCERT। मित्रों हम सभी को मालूम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, आपने इसको नाम दिया है। तो हमने नाम दिया साहब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये आपका फुल फॉर्म भी इनका हो गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। प्रशिक्षण परिषद के द्वारा आपने कहा है राज्य स्तर, और राज्य स्तर के साथ साथ हमने लिखा है जिला स्तर के हितधारकों के साथ। घबराइएगा मत भाई, देखो मैं हमेशा कहता रहा हूं पढ़ाई में कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप कहोगे सर ये हितधारक शब्द आपने बोला है, इसका मतलब क्या है, अभी बताते हैं। अभी हितधारकों के साथ मिलकर बनाया, के साथ मिलकर बनाया। अब मित्रों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पढ़ाई को खेल की तरह लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा गंभीर मत बनाइए, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए। अब आपने कहा देखो भाई टॉपिक हो गया अधिगम के प्रतिफल हो गया है, इसको आपने कहा आउटकम्स ऑफ लर्निंग आपने कह दिया है क्या है ये। तो आपने कहा देखो भाई ये है एक क्षमता, आपने नाम दिया है मित्रों। सबसे पहले आपने जवाब दिया कि सर ये तो एक क्षमता है, दक्षता है, कौशल है, उनको मापन संबंधी एक दस्तावेज है ये। अब देखो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा, क्षमता कहा, दक्षता कहा, कौशल कहा, मापन संबंधी दस्तावेज है। अरे बाबा किसकी क्षमता, किसकी दक्षता, किसके कौशल, बच्चों के कौशल मेरे भाई, बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चा क्या सीख रहा है, इसको जांच करने के लिए जो मानक हम लोगों ने बनाए हैं, उन मानकों को आपने क्या नाम दिया है, आउटकम ऑफ लर्निंग या आउटकम्स ऑफ लर्निंग। किसने बनाया है ये, तो मित्र ध्यान रखना है भाई, इनको बनाने का जो काम है
ये किसके द्वारा किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। एनसीईआरटी को इस पूरे खेल में किससे मदद मिली है? तो देखो भाई, इसको राज्य स्तर पर मदद मिली है और राज्य स्तर पर के अलावा जिला स्तर पर भी इनको सपोर्ट मिला है। अब राज्य स्तर पर कौन रहेगा मित्र? हर स्टेट में, हर स्टेट का एक संस्थान होता है। जैसे राजस्थान में हमने नाम दिया है RSCERT कहा है, राजस्थान स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके द्वारा जिला स्तर पर मित्र हमेशा डाइट मौजूद होते हैं। तो इनके सहयोग के साथ मिलकर हितधारक जो शब्द है, टेक्निकल शब्द यूज करना पड़ेगा, मीनिंग उसका बताऊंगा। हितधारक का मतलब होता है सहयोगी, कहा है आपने। ये आपका एक और इसका मीनिंग हो गया है। अब ये तो हमें इसका मीनिंग मालूम चला है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि मजा आएगा अभी। तो अब आपने कहा सर आगे जो बातें हैं उनको हम किस सेंस में आगे लेकर चलेंगे, तो आइए देख लेते हैं जरा। तो हमने सबसे पहले कहा है कि भाई ये जो इसका निर्माण यह है, अब यह का मतलब है अधिगम के प्रतिफल है मित्र, ये हमने मेंशन कर दिया सर, यह है, और यह का मतलब होता है अधिगम के प्रतिफल। आपने कहा है, ध्यान रखना है आपको। और उसमें भी आपने कहा है यह है मतलब अधिगम प्रतिफल RTE 2009, सारी बातों को ध्यान में रखना है आपको। RTE 2009 जिसको आपने कहा है, जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ये आपने यहां पर मेंशन किया है। अब क्या कहा आपने? ये है मतलब अधिगम के प्रतिफल RTE 2009 मतलब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की प्रारंभिक स्तर, प्रारंभिक स्तर। अब प्रारंभिक स्तर का मतलब फिर मित्रों आपको ध्यान रखना है, क्लास को ध्यान में रखना है। और कक्षा कहाँ से कहाँ तक हो गया है? तो भाई आपने कहा था कक्षा 1 से 8 तक और 6 से 14 वर्ष मित्रों, ये आपने एज ग्रुप भी यहाँ पर बता दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर दी है। कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों, बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है। ये आपने कहा है, प्रतिबद्धता है। अब मित्रों ये भी हमने देख लिया है कि भाई ये क्या कर रहा है कि आपने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आपने प्लान किया कि भाई हम हर बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए आपने इस बात को ध्यान में रखा है। हम चाहेंगे कि साहब हर बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, हर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके लिए आपने ये व्यवस्था की है। अब हमने आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो आपके आउटकम ऑफ लर्निंग है, भाई देखो इसकी जो महत्व है ये किसके लिए रहेंगे, ये इसकी जो उपयोगिता है ये किसको रहने वाली है। तो आपने कहा साहब अधिगम के प्रतिफलों की, अधिगम के प्रतिफल। तो अब आपने कहा है मित्रों इसको दो भागों में हम लोगों ने और आप लोगों ने डिवाइड किया है। अब दो में कैसे बांटा है? तो एक तरफ तो हमने कहा नहीं, देखो भाई शिक्षक कह दिया है, ये हमने कह दिया है, शिक्षक कह दिया है, शिक्षक प्रशिक्षक भी हमने कहा है मित्र, शिक्षक प्रशिक्षक भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो देखिए एक तरफ हो गया शिक्षक, दूसरी तरफ हो गया है शिक्षक प्रशिक्षक हो गया है मित्र। इसी में हमने ऐड किया है और क्या कहा है? शैक्षिक पदाधिकारी कहा है मित्र। और शैक्षिक पदाधिकारी के अलावा हमने इसमें अभिभावक भी जोड़े हैं मित्र। ये अभिभावकों के लिए उपयोगी है, अभिभावकों के लिए ये उपयोगी है। अब आपसे कोई कहेगा कि शैक्षिक अधिगम या जो अधिगम के प्रतिफल है किस किस के लिए उपयोगी रहने वाले हैं?
टीचर के लिए, टीचर ट्रेनर्स के लिए, शैक्षिक पदाधिकारियों के लिए, अभिभावकों के लिए। मित्रों यहाँ पर हमने यहाँ पर सेम चीज़ों को हमने मेंशन कर दिया है साहब। इसमें हमने जोड़ा है कि साहब ये हमारे जो प्रबंधक होंगे उनके लिए, इसके लिए हमारे अलावा राजकीय पदाधिकारियों के लिए, राजकीय पदाधिकारियों के लिए, और इसके अलावा प्रशासकों के लिए, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मित्र, नीति निर्धारकों के लिए। ये हमने आपको आंसर दिया कि भाई ये सब इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माता पिता को मालूम चलेगा अपने बच्चों की, जी हाँ, प्रोग्रेस के बारे में, टीचर को मालूम चलेगा तो इनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा इन लोगों के लिए उपयोगी है क्योंकि इनका जो दायित्व निर्धारण का आधार है, ये दायित्व निर्धारण के मानक है इनके लिए, मानक है इनके लिए। ये मित्रों हमने एक लाइन इसमें जोड़ी है तो इन सब की ये हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मित्रों, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सर ये बताइए कौन सी क्लास के लिए इनको बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई आपसे कहेगा कि साहब अधिगम के जो प्रतिफल है मित्र, तो ये जो अधिगम के प्रतिफल है ये हमने 2 लेवल पर इनको बनाया है। अधिगम के प्रतिफल जो रहेंगे ये आपने 2 जो लेवल है, 2 लेवलों पर इनको हमने बनाया है। अब ये 2 लेवल आपके कौन कौन से रहेंगे, तो भाई देखो दोनों ही लेवल अभी आप देखोगे, और कौन कौन से 2 लेवल है। तो एक तो आपने मेंशन कर दिया है कि सर प्रारंभिक स्तर रहने वाला है, एक तो रहेगा आपका प्रारंभिक स्तर पर, और मित्रों दूसरा जो रहेगा ये रहेगा आपका माध्यमिक स्तर पर। इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो आउटकम्स ऑफ लर्निंग है इनको आपने कौन से लेवलों पर निर्धारित किया है, 2 लेवलों पर निर्धारित किया गया है। पहला रहेगा फर्स्ट आपका प्रारंभिक स्तर, दूसरा रहेगा आपका माध्यमिक स्तर। अब मित्रों ये जो आपका रहेगा ये हो गया है आपका क्लास, आपको मेंशन करनी है यहाँ पर क्लास कौन सी रहेगी। तो हमने इसमें क्लास में लिखा है भाई ये तो रह गया है आपका 1 से 8 तक हो गया है। ये तो कौन सी कक्षा तक है, 8 से, जी हाँ 1 to 8 हो गया है। और 1 to 8 नहीं भी कहोगे तो इसमें 9 to 10 हो गया है मित्र। ये आपने 9 to 10 का भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी रहेगी। इनको आपने डिज़ाइन किया है 2017 और 2018 में, आपने इसको डिवाइड किया है। और ये वाला जो आपने निर्धारित किया है ये आपने मित्रों बनाया है 2019 में, आपने इनको बनाया है। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से विषय आपने कहा है। तो विषय जो है मित्र ये हमने ध्यान रखा है कि इसमें कौन कौन से विषय के लिए इसको निर्धारित किया है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी के लिए रखा है, आपने अंग्रेजी को यहाँ पर शामिल किया है। अंग्रेजी के अलावा मित्रों आपने हिंदी जो लैंग्वेज है उसको शामिल किया है, और इसके अलावा जो उर्दू जो लैंग्वेज है मित्र उसको आपने शामिल किया है। और दूसरा आपने यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन जो विषय है इसको भी आपने शामिल किया है, मतलब पर्यावरण अध्ययन के जो बच्चे हैं उनके लिए इसमें शामिल किया है। इसके अलावा विज्ञान विषय के लिए भी आपने ये वाले प्रतिफल निर्धारित किए हैं। गणित के लिए भी आपने प्रतिफल बनाए हैं। और नेक्स्ट आपने कहा है कि सामाजिक अध्ययन के लिए आपने प्रतिफल बनाए हैं। अब मित्रों यहाँ पर सारे के सारे मेरे साथी हैं, कौन कौन सी क्लास के लेवल के बच्चों के लिए प्रतिफल बनाए ये आपको मालूम है। यहाँ पर यदि बात करोगे तो भाई देखो यहाँ पर हिंदी आपने रखी है लैंग्वेज, हिंदी के अलावा संस्कृत भी आपने रखी है। संस्कृत के अलावा मित्रों अंग्रेजी जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा के लिए भी आपने प्रतिफल बनाए हैं। इसके अलावा उर्दू जो लैंग्वेज है इसके लिए बनाया है मित्र। सामाजिक ज्ञान के लिए भी आपने बनाया है, तो सामाजिक अध्ययन आप कह सकते हो। इसके अलावा मित्रों विज्ञान के लिए भी आपने प्रतिफल बनाए हैं। विज्ञान के अलावा गणित के लिए भी आपने प्रतिफल बनाए हैं। और फिर रहेगा आपका शारीरिक शिक्षा के लिए, और शारीरिक व काम शिक्षा के प्रति आपने ये प्रतिफल बनाए हैं। तो अब एक ये जवाब हो गया है कि सब कौन कौन सी क्लास के लिए आपने मानकों का निर्धारण किया है। तो ये सब्जेक्ट आपके पास क्लियर है। अब हमें केवल एक बात ध्यान रखना है
कि साहब आखिर कहते किसे है लर्निंग के प्रतिफल, आउटकम्स ऑफ लर्निंग होता क्या है मित्र। तो सबसे आसान लेकिन सबसे मजेदार जो बात रहेगी जिसमें आपने कहा है कि सर अधिगम के प्रतिफल हम कहेंगे किसे, ये तो बताइए अभी, क्योंकि इतनी सारी बातें आपने बताई है लेकिन अभी तक ये बताना बाकी है कि सारा अधिगम के प्रतिफल किसे कहते हैं। मैं छोटी सी बात कहूँगा, बड़ा एग्जाम्पल है। एक लड़का और उसका परिवार एक लड़की को देखने जाता है। अब जब एक लड़की को शादी के लिए देखने जाते हैं तो पूरे घर वालों की अपनी एक सोच होती है, भाई ये लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़के की भी सोच होती है लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़की की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, लड़की के घर वालों को चाहिए भाई क्वालिटी कौन सी चाहिए, गुण कौन सा चाहिए, व्यवहार कैसा चाहिए। तो हर परिवार का सदस्य जब उस लड़की को देखने जाता है तो मेरे भाई जब सारा परिवार उस लड़की को देखेगा तो मुझे लगता है कि शायद वो लड़की सबकी कसौटी पर खरी उतरे। मुझे लगता है थोड़ा डाउट है ये, क्योंकि हर किसी की अपेक्षाएं एक जैसी नहीं होती है। बड़ी भाग्यशाली लड़की होगी जो सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। इसलिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी सारे घर वाले किसी लड़की को देखने जाए या लड़के को देखने के लिए लड़की के घर वाले आए तो उन सब का माइंड सेट होना चाहिए, भाई हमें तो क्वालिफिकेशन देखनी है, हमें उसका व्यवहार देखना है, हमें उसका फिजिकल अपीयरेंसेस देखनी है। तो ये चीज़ यदि आपने पहले से निर्धारित कर रखे हैं तो ये मानक ही प्रतिफल कहलाते हैं उस लड़के लड़की को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसके बारे में निर्णय करने के लिए। ठीक उसी तरह से अधिगम के प्रतिफल से अभिप्राय हमारा उन मानकों से होता है, उन दक्षताओं से होता है जिनके आधार पर हम किसी भी बालक का इवेल्युएट कर सके कि बालक ने क्या सीखा है और कक्षा के अनुसार बालक को क्या क्या आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, हमने केवल कहा है कि साहब अधिगम के प्रतिफल कक्षावार निर्धारित की गई वे अपेक्षाएं दक्षताएं है जो बालक में विकसित होनी चाहिए तथा उनके विकास के लिए प्रयास किए जा सके। इसका मतलब हुआ मित्र, ये शिक्षण प्रक्रिया के नीति निर्धारक होते हैं, नीति निदेशक होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमें यह पता चलता है बच्चे ने क्या सीखा है और इन्हीं के आधार पर हम ये तय करते हैं कि बच्चे को क्या आना चाहिए और इसी के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि बच्चे की एजुकेशन में अभी कितना हमें सुधार करना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि साहब इनके आधार पर एक और बालक के स्तर का आकलन होता है। वहीं दूसरी ओर इनके विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। इनके विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये मित्रों आपने एक बात कही है,
अब इसमें हमें कुछ बातें जो है वो अपने क्लियर हुई है अभी। अब इसमें एक बात हमें जरूर ध्यान रखना है, और वो क्या रहेगा कि भाई ये जो आपकी अधिगम के प्रतिफल है, देखो इनके बारे में कुछ बातें अभी हमें समझना जरूरी है। अधिगम के प्रतिफल, तो आपने कहा सर जैसे कि, तो जब हमने आंसर दिया कि सर ये जो अधिगम के प्रतिफल है इनकी क्या विशेषताएं रहेगी, तो कुछ आपको ध्यान रखना है। चाहे आप विशेषता कह देना मित्र, और विशेषता नहीं कहना चाहो तो इनके कुछ मुख्य बिंदु आप कह सकते हो। तो सबसे पहला जो आंसर दिया है आपने, तो हमने सबसे पहले तो केवल ये कहा है कि साहब ये बालक केंद्रित होते हैं मित्र, ये बालक केंद्रित होते हैं, ये पहला आंसर दिया है, बालक केंद्रित होते हैं। ये आपका पहला जवाब रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है साहब इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति वर्तुलाकार, वर्तुलाकार स्पाइरल होती है। अब आपने कहा सर इसका क्या मतलब है, कैसे कहोगे आप कि भाई इनकी प्रकृति वर्तुलाकार स्पाइरल होती है? कहते साहब होती है क्योंकि इनमें आकलन, सुधार, पुनः आकलन की गति निहित होती है, की गति निहित होती है। ये आपने आंसर दिया है। मतलब हमने बच्चों को आकलन करना है, कमी रह गई है, पता लगाइए, सुधार करिए, फिर आकलन करिए। इसका मतलब हुआ साहब ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। पहले बच्चों को सिखाइए, फिर बच्चों का जी हाँ मूल्यांकन करिए, निदान करिए, सुधार करिए, फिर दोबारा मूल्यांकन करिए। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है भाई? वर्तुलाकार होती है। अगला जवाब दिया है सब हमने, इनमें सीखने की प्रक्रियाओं का उल्लेख भी होता है। सीखने की प्रक्रियाओं का भी, सीखने की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख होता है। ये भाई देखो आपने एक लाइन लिखी है यहां पर, क्या लिखा है कि भाई इनमें सीखने की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख होता है। इसका मतलब है बच्चों को कैसे सिखाओगे भाई, ये चीजें भी मेंशन होती है। ध्यान रखना है साहब, इनमें सीखने की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख होता है जो अनेक प्रतिफलों, अनेक प्रतिफलों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये भी आपने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो मित्रों ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। आप कहते थे सर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा है भाई यहां तक का सफ़र। उम्मीद है ये आपने लिख लिया है मित्र। अगला ध्यान रखना है साहब, ये कक्षावार, ये कक्षावार, विषयवार बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनमें पूर्णतावादी दृष्टिकोण, पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अपनाया जाता है। नेक्स्ट कहा है साहब इनका मापन, इनका मापन मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं
गुणात्मक दोनों रूपों में होता है मित्र। ये देखिए भाई, आपने कुछ बातें इनके बारे में लिखी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बताइएगा भाई कैसा लगा है आपको यहां तक। मुझे लगता है शायद आपने ये नोट कर लिया है, और जो लास्ट जो बात रहेगी वो हम अभी मेंशन कर देते हैं। और वो लास्ट वाली जो बात रहेगी क्या रहेगा कि साहब अधिगम के प्रतिफलों में, अधिगम के प्रतिफलों में एक तरफ आपने कहा है कि साहब अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन के प्रयोग पर बल दिया जाता है। अधिगम के रूप में आकलन पर बल दिया जाता है, अधिगम के रूप में आकलन पर बल दिया जाता है। और लास्ट जो है ना मित्र, वो एक जरूर ध्यान रखिएगा कि साहब अधिगम के प्रतिफल में, अधिगम के प्रतिफल में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर बल दिया जाता है, पर बल दिया जाता है। ये आपका आंसर रहेगा। बड़ा ही आसान सा तरीका है ये। और बस अब एक लास्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है मित्र, वो क्या रहेगा, कहते साहब इनके आधार पर क्षेत्रीय असमानता विषमताओं को दूर करके शिक्षा में समावेशन या शिक्षा में एक रूपता पर बल दिया जाता है, पर बल दिया जाता है। अब मित्रों एक बात जो मैं जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बस इतना ध्यान रख लेना, बच्चे को क्या आता है, क्या आना चाहिए, क्या सीख लिया है, क्या सिखाना बाकी है, इन सब के निर्धारण को ही, इन सब के दस्तावेज को ही आपने क्या नाम दिया है मित्र, उसको आप लोगों ने नाम दे दिया है, जी हाँ, लर्निंग आउटकम्स या आउटकम्स ऑफ लर्निंग। तो भाई इस वाले पेज को थोड़ा सा एक बार आप दोबारा एक बार देखिएगा, क्योंकि यहीं पर जो बातें हैं वो आपने मेंशन किया है। उम्मीद है मित्र आपने इनको देखा है, इनको समझा है, और मैं समझता हूं कि कंप्लीट जो आपका प्रतिफल है ये आपका कंप्लीट है। और इसी के साथ अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन कौन से टॉपिक है आपको जिनको आप देखना चाहते हो। हमने एनईपी करवा दिया है, एनईपी के अलावा एनसीएफ 2005 करवा दिया है, राज्य की जी हाँ जो कल्याणकारी योजनाएं वो करवा दिया है, प्रतिफल करवा दिया है। आगे आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें आरटीई 2009 को लेकर आऊंगा, और बाकी जो वीडियोज आप देखना चाहते हो उसका कमेंट आप करते रहिएगा। वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस भरोसे के साथ में कि फिर दोबारा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बिंदास रहिएगा और हमेशा तनाव से दूर रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।